प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अमरेंद्र त्रिपाठी के साथ मेरे चैनल पर। सभी लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप 2025 में बनना चाहते हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ, तो उसको समझते हैं कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे बनते हैं, उसमें सैलरी क्या होती है, कितना समय लगता है। यूजीसी के नए नियमों पर आप देखते हैं बहुत सारे यत्र-तत्र सर्वत्र विवाद रहते हैं। इन सभी को मैं आपको बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में समझाऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता क्या होती है? तो आप जानते हैं, जो बेसिक एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है, वह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बिना मास्टर्स के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं और वह कितना होना चाहिए? 55% अंकों के साथ होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट मिलती है, आप वो जानते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह होनी चाहिए यूजीसी नेट। यूजीसी नेट एग्जाम आप जानते हैं, आपको नेट निकालने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब यूजीसी नेट परीक्षा और सेट स्लेट आपको लिखा है, स्लेट नॉर्थ ईस्ट में होता है और सेट अलग अलग स्टेट करवाते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जो सेट होता है वह स्टेट का होता है। किसी भी राज्य का अगर सेट है तो वह आपको राज्य की वैकेंसी में तो अर्हता दिला देगा, राज्य में आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन अगर उसके बाहर आ रहा है तो एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। जैसे अगर आपने छत्तीसगढ़ सेट निकाला है तो उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको नेट के बिना एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रदेशों के सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाओ तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट निकालना होगा और सिलेक्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा। मतलब एक आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सोचा है कि नहीं मुझे अपने प्रदेश में ही रहना है तो आप उसके लिए सेट जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए नेट अगर आप निकाल लेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, आप सभी जगह पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब एक और इसमें ट्रिक क्या है कि पीएचडी धारकों को नेट से छूट मिलती है। यह बहुत लोग इस नियम को कहते हैं बाद में आया, मुझे नहीं पता कहाँ देखते हैं वो। पिछले 5 साल से मैं भी डीयू की वैकेंसी देख रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ, ये बहुत पुराना नियम है। आप राज्य की वैकेंसीज में भी इसको स्पष्ट देख सकते हैं। 2009 के बाद की अगर आपकी पीएचडी है, मतलब अगर आपने 2009 के बाद पीएचडी सबमिशन किया हुआ है, आपने पीएचडी का अवार्ड 2009 के बाद है, तो अगर आपके पास पीएचडी अवार्ड हो गई है, ध्यान रखिए, परसुइंग नहीं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो नहीं। जब आपकी पीएचडी अवार्ड हो जाती है, आपने पीएचडी डॉक्टरेट पा ली, तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने की। आप सीधे फॉर्म भर सकते हो, आपको नेट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब नेट और पीएचडी में से एक हो तो भी काम चल सकता है। एपीआई में इसका फर्क जरूर पड़ता है। एपीआई इंडेक्स पे नेट के लिए अलग और पीएचडी के लिए अलग नंबर्स मिलते हैं। एपीआई इंडेक्स भी एक हम सत्र में समझेंगे, लेकिन यह स्पष्ट जानिए, अगर आपके पास नेट है तो उसका एपीआई में लाभ होगा, लेकिन अगर आप नेट नहीं कर रहे हैं तो सेट कर लीजिए। दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, किसी तरह पीएचडी में एडमिशन हो गया है, अगर आपकी पीएचडी अवार्ड हो गई है तो आप पीएचडी के आधार पर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पीएचडी 2009 के बाद सबमिट हो चुकी होनी चाहिए, परसुइंग नहीं होनी चाहिए, अवार्ड हो गई है, तभी आप इस कैटेगरी से छूट पाएंगे। अब इसमें एमए और एलिजिबिलिटी में एक और ट्रिक आप जान लीजिए, अप्लाइड अलाइड सब्जेक्ट का। अलाइड सब्जेक्ट मतलब आप किसी प्रकार से, मान लीजिए आपने एमए पोल साइंस किया है तो आप एमए आईआर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने एमए हिंदी किया है तो आप अनुवाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये कुछ कुछ अलाइड सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए आप यूजीसी रेगुलेशंस चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो नियम बता रहा हूँ ये यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ। समय समय पर ड्राफ्ट आते रहते हैं, अपडेट होता रहता है, लेकिन कुछ चीजें अपरिवर्तनीय बनी हुई है। इधर उधर जा करके आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। दूसरा चीज कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एमए पूरा होना चाहिए, यूजीसी नेट या सेट होना चाहिए। उसके बाद वैकेंसी आवेदन आएगा। आवेदन कहाँ आएगा, तो 3 जगह पर आ सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय में आ सकता है, जैसे डीयू है, जेएनयू है, जामिया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी सीधे अपने यहाँ आवेदन मंगा सकती है कि जी हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, आकर के आप फॉर्म भर दीजिए। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी विश्वविद्यालय मंगाता है तो वह किसी विभाग में बनाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एपीआई इंडेक्स। अब एपीआई क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मैं आपसे किसी सत्र में वो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, आप सब अपना एपीआई कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे एपीआई कैलकुलेट होता है, आप कितने एपीआई है। अगर आपके पास 65 एपीआई है, 65 से अधिक होना चाहिए, मतलब मिनिमम 65 है। अगर 65 है तो आप कहीं पर भी विभाग के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में, विश्वविद्यालय अपने हिसाब से नियम बना लेता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है वह पहले रिटेन करवाती है, उसके बाद इंटरव्यू देती है, लेकिन डीयू जामिया जेएनयू ही ये डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। डिपेंड करता है, अधिकतर जगहों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीधे इंटरव्यू की ही प्रक्रिया होती है। अगर आपके पास 65 एपीआई है, जितने अधिक एपीआई होंगे उतना लाभ होगा। आप अगर एपीआई में हायर है तो आपके इंटरव्यू तक जाने की संभावना अधिक है।
और उस हिसाब से फिर आपको आवेदन कर देना है। आवेदन के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही अगर आप कॉलेज में देखें तो कॉलेज में जो एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है, कॉलेज से जैसे किरोड़ीमल कॉलेज है, दिल्ली हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफेन है, या श्री राम कॉलेज है, श्री राम एसआरसीसी है, दौलत राम है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, अन्य कॉलेज भी हो सकते हैं। वहां पर मिनिमम कितना होना चाहिए? वहां पर 50 एपीआई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 एपीआई पॉइंट होने चाहिए। विभाग के लिए 65, कॉलेज के लिए 50 एपीआई है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी विभाग, कोई भी कॉलेज अपने यहाँ स्पेसिफिक नियम बना सकता है। जैसे इस समय स्पेसिफिक नियम क्या है कि एक वैकेंसी पर 40 विद्यार्थियों को ही कॉल किया जाता है। तो जो टॉप के 40 होंगे एपीआई में, अब एपीआई में 25 पॉइंट आपके पीएचडी के मिल जाते हैं, 10 पॉइंट आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के मिलते हैं, तो इन सब का लाभ होता है। एपीआई काउंटिंग में हम ये सब चरण सीख लेंगे। अगर यह सब अर्हता होती है तो आप सीधे इंटरव्यू में ज्यादा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यादातर जगहों पर साक्षात्कार होता है। लेकिन अगर आयोग द्वारा, अब सपोज करिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग है, हरियाणा आरपीएससी है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी आयोग अपने यहाँ राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं उनके लिए वह भर्ती जारी करते हैं। आयोग की वैकेंसीज में सीधे साक्षात्कार नहीं होता है, उससे पहले वह टेस्ट लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी रिटर्न और इंटरव्यू की चर्चा है, पहले ऑब्जेक्टिव था और साक्षात्कार था, संभावना है कि अगली बार से रिटर्न हो जाएगा। राजस्थान में आप देखेंगे तो दो लेयर है, वहां पहले दो पेपर होता है, सब्जेक्ट का एक पेपर जीएस का होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हरियाणा में देखेंगे तो एक पहले स्क्रीनिंग प्री टेस्ट है और फिर मेन टेस्ट उनका रिटर्न है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से आयोग की वैकेंसी आप भर रहे हैं, उस आयोग ने किस प्रकार से अपने यहाँ सेवा चयन की पद्धति रखी हुई है। जब जिस आयोग की वैकेंसी आएगी मैं उस आयोग में बता दूंगा आपको कि किस अनुसार वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता होगी, जिससे आप आराम से वहां पर चयन के लिए जा पाए। वहां पर ध्यान रखिए, आयोग की वैकेंसी पे एपीआई का बहुत रोल नहीं होता है, वेटेज होता है लेकिन बहुत रोल नहीं होता है। अगर आप एमए नेट हो तो आप आराम से जाकर के आवेदन कर सकते हो, और अगर आपने परीक्षा प्राप्त कर ली तो फिर साक्षात्कार और आप चयन के लिए भी उपयुक्त हो जाएंगे, नियुक्ति आपको मिल जाएगी। वेतन क्या है इसका? बहुत अच्छे पर्क्स हैं। क्लास लेवल 10 की प्ले स्केल होती है, सातवें वेतन लेवल 10 के अनुसार वेतन पे 57,700 से 1,42,000 तक बनता है। ये बेसिक पे है, इस पर फिर एचआरए लग जाता है, तो कुल मिलाकर के 80-82 हजार रुपए आपको सैलरी मिल जाती है प्रारंभ में। और फिर एनुअल इंक्रीमेंट 3,000, 3% और फिर अन्य भत्ते मिलते रहते हैं, एचआरए डीए वगैरह आपको अलग से मिलते हैं। ये बेसिक है। फिर इसके बाद कितना समय लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में 2 साल मास्टर्स और 1 साल आपको नेट की तैयारी के लिए लगते ही हैं। अगर आप एमए के साथ नेट कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। चयन प्रक्रिया का ये जो समय है ना, ये बहुत कठिन है कहना। इस मामले में जैसे मैं आपको अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में देखूं तो कई जगह मैंने देखा 4 ही महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया। कई जगह आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जैसे वैकेंसी है वो 4 साल में पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सवाल सरकार के पास है, सरकार इसका जवाब दे सकती है कि कितना समय लगाएगी। अगर प्रोसेस स्मूथ हो तो मुझे लगता है 6 महीना इज और एनफ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सारे लेयर क्लियर करके चयन प्राप्त कर सकते हैं। नए नियम यूजीसी के क्या कहते हैं कि साल में अब 2 बार नेट की परीक्षा होती है, और पीएचडी इज नॉट कंपलसरी। ये भी एक चीज बहुत ध्यान रखिए, बहुत इस पर हल्ला हुआ था कि पीएचडी अभी भी कंपलसरी नहीं है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी इज नॉट अ कंपल्सन। पीएचडी को वरीयता दी जा सकती है, वेटेज दिया जा सकता है, लेकिन पीएचडी अनिवार्य नहीं है। और इसका लाभ क्या है कि पीएचडी से आप अलाइड सब्जेक्ट में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके माध्यम से पीएचडी का लाभ आपको अलाइड सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में होता है। ये ध्यान रखिए। अगर आप ये पीएचडी का टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विद्यावर्ती शोध जिसे बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, तो आप जिसमें 2 सब्जेक्ट्स में हो उन दोनों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हो, ऐसा एनईपी 2020 कहता है। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए स्पष्ट मानदंड है, आप जानते हैं। पर पेपर आपको 2 एपीआई पॉइंट मिलते हैं। पहले यूजीसी केयर होते थे, लेकिन अब 2025 में जो नया नियम आया है उसके अनुसार से यूजीसी केयर अब डिसकंटिन्यूड हो गए हैं। तो आपको पीयर रिव्यूड पेपर हो या यूजीसी केयर लिस्टेड हो, 2 एपीआई पॉइंट सभी के लिए मिलते हैं। इंटरव्यू में 30% वेटेज है, बाकी नेट के आधार पर, एपीआई इंडेक्स के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। यह आपकी स्पष्ट नियमावली है, इसके इतर कोई परिवर्तन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमों में अभी नहीं हुआ है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये है, वो है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा कहूंगा जब भी आपको लगे कि किसी भी बिंदु पर डाउट है, किसी भी बिंदु पर डिस्कशन करना है, आपको भी कहूंगा कि जाइए यूजीसी रेगुलेशंस डाउनलोड करिए, और अगर उस रेगुलेशन में जो चीज परिवर्तन हो रही है, जब तक वहां परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी आयोग उसको नहीं बदल सकता है, कोई भी विश्वविद्यालय संस्थान उसको नहीं बदल सकता है।
जो स्पष्ट नियमावली है वही यूजीसी रेगुलेशंस की है। तो उस पर भरोसा किया करिए, उसको पढ़ लीजिए, अगर वहाँ परिवर्तन है तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नहीं तो यही नियमावली अभी भी है, यही नियमावली बहुत साल से चली भी आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं हर साल, हर दिन, हर दूसरे दिन यूट्यूब पे नियम बदल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब नियम बदलेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा, जब कोई आयोग ऑफ़िशियल रूप से, पेपर में नहीं, जब कोई आयोग अगर भर्ती में कोई नियम परिवर्तन करता है, तो उस संदर्भ में ऑफिशियल आधिकारिक औपचारिक डॉक्यूमेंट जारी करता है, ड्राफ्ट जारी करता है, तब मैं उस पर चर्चा कर पाऊंगा, तब उसको बता पाऊंगा। तो अगर आप इन कैटेगरीज में फिट हो, तो आप कहीं पे भी वैकेंसी आए, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी संस्थान में, कहीं आयोग में जाकर के आवेदन करिए और मेरे साथ तैयारी के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की और ऑथेंटिक आप न्यूज़ के लिए मेरे साथ चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। जो छात्र, जो आपके साथी यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को उनको पहुंचा दें ताकि वह इसका लाभ ले पाए। मिलेंगे अगले सत्र में, समझेंगे पीएचडी और एपीआई वगैरह। तब तक के लिए सर्वे नमस्कार।